अभी किसकी क्लास थी यहाँ पे? रीजनिंग की। अच्छा, चलो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू करने वाले थे आज। हमने कल बातचीत की थी ज्वलंत मुद्दे इलेक्शन में 3 चीजों पे काम करना चाहिए लोकतांत्रिक देश को: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है बेटा, दुनिया में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने वोटिंग राइट दे रखा है कितनी उम्र के बाद? 18। और कितने करोड़ लोग? 150 करोड़ लोग। तो बड़ी आबादी है जो 18 से ऊपर की है। डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी टोटल आबादी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 37 लाख। हमारी आबादी 150 करोड़। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारे कंपटीशन में कोई आ ही नहीं सकता। मैंने कल भी कहा था, चाइना में किसी को अगर लीडरशिप में आना है तो उसके लिए कंपलसरी है पहले एक पार्टी की मेंबरशिप ज्वाइन करे। वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हमारे यहाँ एक सिंगल पार्टी नहीं है। जब हम स्टार्टिंग में डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की शुरुआत में थे, इलेक्शन कराए तो यूरोप के बहुत सारे देशों ने कहा कि आप भी चाइना की तर्ज पे ही तो हो, आपके यहाँ भी एक ही पार्टी है। उस जमाने में क्या थी? कांग्रेस। तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इंडिया में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी कभी नीचे आएगी। और आज अगर हम देखें 1951 के पहले इलेक्शन में कांग्रेस की जो पोजीशन थी, आज उसके हिसाब से कांग्रेस बिल्कुल नीचे तो गई, खात्मे की तरफ चली गई। कांग्रेस को दोबारा उभरना है तो अच्छी लीडरशिप चाहिए, पढ़े लिखे काबिल लोग आएंगे तो कांग्रेस उभरेगी। अदरवाइज बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बड़ी बड़ी पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं। एक जमाने में राजाओं ने भी तो राज किया है ना, फिर धीरे धीरे खत्म हुए वो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी डेमोक्रेसी की सबसे पहली शर्त है कि जहां लोगों की मर्जी की सरकार हो। आज किसी पार्टी की सरकार है, 20 साल बाद हो सकता है पार्टी ही गायब मिले। हमारे सामने की बात है, एक पार्टी नई नेशनल पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी, लेकिन अब इलेक्शन के दौर में आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार ही नहीं कर पा रही। इस साल शुरुआत में सबको था कि शायद कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट बनाते जा रहे थे, लेकिन अब देखो फिलहाल में वही 2 पार्टी लास्ट में दिखाई दे रही हैं, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, जिनको हम कहें मुख्य पार्टी के तौर पे, जिनकी आपस में टक्कर है। यानी आम आदमी पार्टी 5 साल तक फिर इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएगी। इसको अभी पीछे तो मिला था दर्जा नेशनल पार्टी का। नेशनल पार्टी को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं इस इलेक्शन टाइम पे, टीवी पे टाइम मिलता है, रेडियो पे टाइम मिलता है, बोलने के अवसर मिलते हैं, हर जगह कार्यालय, सस्ती जमीन, सस्ते रेंट पर उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ये पार्टी अब ये मान के चलो 2029 से पहले दोबारा नहीं छा सकती, क्योंकि भारत में छाने का मौका 5 साल में एक बार आता है। इनको अभी अभी मान्यता मिली थी, नेशनल पार्टी की मान्यता देता है आपके देश का ईसी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी मर्जी नहीं कर सकता, कुछ लिखित में कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये नेशनल लेवल की पार्टी है। आज सबसे नई बड़ी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी कि आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया, बहुत सारी सुविधाएं मिली। लेकिन अब इलेक्शन के टाइम में क्योंकि इसका सीएम, इसका डिप्टी सीएम और इसके कई बड़े मंत्री पद के लोग, दिल्ली में टोटल मंत्री कितने हैं? 7 ही तो हैं। इनमें से 2 बड़ी पोस्ट पे तो एक सीएम बैठा था, एक डिप्टी सीएम, दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के दिए हुए इस स्टेटस का फायदा इस इलेक्शन में नहीं उठा पाएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन चल ही रहे हैं। इनके पास प्रचार प्रसार का कोई प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि जहां जाएंगे एक धब्बा लग गया ना, चाहे आज से 2 महीने बाद इनको क्लीन चिट दे दें, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखें तो जेल में बंद तो हैं ही। अब वो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं, किसने देखा? तो अभी फिलहाल तो ये प्रूफ नहीं कर सकते ना कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसका फायदा, क्योंकि बीजेपी उसी तरीके से दिखा रही है कि भैया ये भ्रष्टाचारी हैं। तो आपके देश में आज जो इलेक्शन चल रहे हैं इस टाइम पर, वो कितनी सीटों पर चल रहे हैं? ये डिवाइड की गई हैं 28 राज्यों में और 8 यूटीज में। हर यूटी को सीट मिली, क्योंकि जनता तो हर जगह ही रहती है। इन 543 में से 28 राज्य प्लस ये, इनको कितनी सीट मिली हुई हैं? 20 सीट मिली हैं बेटा, लेकिन इनमें से भरती हैं 13। 7 सीट भर नहीं पाती, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के उस एरिया की हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसका मतलब इनसे 543 में से 13 घटा दो तो बच गई 530 सीट, यही बची ना। ये सीटें हैं स्टेट्स की और ये सीटें हैं यूटीज की।
इन यूटी में से 20 सीट बन सकती हैं अगर कभी हमें पीओके वाला कश्मीर मिल जाए। उस कंडीशन में ये सीटें बढ़कर हो जाएंगी 550। अभी 7 सीटें कम हैं। 20 में से कितने आ रहे हैं? तो 7 आदमी कम आ रहे हैं ना। कौन 7 हैं? वो पीओके वाले। वो 7 आदमी आएंगे तो संख्या बढ़ के 543 से 7 जोड़ते ही कितनी बन जाएगी? 550। पर ये अभी है नहीं, आज तक नहीं हुई, ऐसी हो सकती है। ऐसे ही दूसरे आंकड़े की बात करते हैं, 245 राज्यसभा का आंकड़ा। अगर पीओके वाले 5 और आते हैं तो कितने का हो गया? 250 का। ये 250 भी एक साथ नहीं आएंगे, ये 250 देश के कोने कोने से आएंगे। और कैसे बनेंगे ये? 233 प्लस 12, ये 12 होंगे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। इन 233 को फिर डिवाइड कर देना, 229 प्लस 4, ये 4 है दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, 3 प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक की कहानी हर एक को पता हो, ये इस टाइम चल रही है देश में, इसलिए पता हो। जो मैंने पिछले पर लिखा इसका मतलब समझ में आया? ये कौन सी सीट है? लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शन अभी हमारे सामने चल रहे हैं, पूरा प्रोसेस चल रहा है। कितनी सीटों पर इलेक्शन होंगे? हाँ, उल्टी गिनती है, 5 4 3। इसमें सारे राज्य प्लस सारे यूटी आएंगे। दिल्ली में भी इलेक्शन होगा, चंडीगढ़ में भी, दादर नागर हवेली में, हर जगह इलेक्शन होगा। इन 8 यूटी में टोटल कितने आ सकते हैं? लेकिन जम्मू कश्मीर की एक बेल्ट पर क्योंकि पाकिस्तान का कब्जा है, वहां से वो किसी को आने नहीं देगा। अगर वहां से आते तो कितने लोग आते? 7। वहां से आते 7 लोग, सिर्फ किस अकेले से? जम्मू कश्मीर, जिसे हम कहते हैं पीओके। 7 और 5 आते राज्यसभा में, टोटल 12 लोगों को हम एमपी बना लेंगे। बेटा 12 ना बड़ा आंकड़ा होता है, 12 एमपी बुलाएंगे आप पीओके से, अगर वो हिस्सा हमें मिला, कभी हमारे कब्जे में वापस आया। पर प्रेजेंट में ना तो ये राज्यसभा वाले आ पाते और न ही वो ऊपर लोकसभा वाले, इसीलिए 7 सीटें खाली हैं। तो भर कितनी पाती हैं? यहाँ कोई नॉमिनेटेड नहीं है, यहाँ सारे के सारे आते हैं राज्यों से, ये वाले, और 13 आते हैं यूटी से। अगर पीओके पे हमारा कब्जा हुआ तो हम उसको राज्य नहीं बनाएंगे, हम उसको यूटी बनाएंगे। इसलिए यूटी की संख्या कितनी दे रखी है? 20। अगर इसकी बात करें, ये है राज्यसभा, हो सकती हैं 250, लेकिन 5 तो आज तक नहीं आए पीओके वाले। कितने लोग आते हैं? इनमें से 12 होते हैं एक्सपर्ट, तो टोटल इलेक्टेड कितने हैं? अब इन इलेक्टेड में 229 आते हैं 28 राज्यों से, और ये सिर्फ 2 यूटी से। जो यूटी है कुल कितनी है? वो 8। 6 यूटी से कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको एमएलए भेजते हैं, और आपके हर स्टेट में एमएलए हैं। पर यूटी 8 में से सिर्फ 2 हैं एमएलए वाली। कौन कौन सी? दिल्ली और पौंडीचेरी। इसीलिए राज्यसभा की टोटल यूटी की सीटें कितनी हैं? 4। वो घुमाएंगे तुम्हें, परेशान करेंगे ऐसे पूछ के। अगर वो कहें लोकसभा की यूटी की कुल सीटें, तुम कहोगे 20, लेकिन आते कितने हैं? 13। वो कहेंगे राज्यसभा की यूटी की सीटें सिर्फ 4, जिनमें से 2 हैं, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। दिल्ली के कितने लोग आएंगे? 3। इसलिए दिल्ली का आंकड़ा आप याद करते हो, 7 3 70। ये दिल्ली का आंकड़ा है। ये 70 हैं दिल्ली के एमएलए, ये राज्यसभा और ये लोकसभा। तो दिल्ली का आंकड़ा है 7 3 70। लोकसभा में पूरे देश के लोग आते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, लेकिन राज्यसभा में चंडीगढ़ से कोई आदमी नहीं आ सकता क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर एमएलए नहीं है। इसीलिए इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तुम्हें? बताओ एक्सपर्ट्स कहाँ आते हैं? कितनी यूटी को राज्यसभा में आने का मौका मिला और कितनी यूटी को लोकसभा में? 8। कौन सी एक एरिया में हम यूटी बनाएंगे अगर हमें मिल गया पीओके? कितनी सीटें बनाएंगे वहां? लोकसभा की 7 और राज्यसभा की, यानी टोटल एमपी कितने आएंगे? 12, अगर वो हमें मिलता है। लेकिन बेटा अगर तो 1947 से है, उन्होंने तो वो कब्जे में ले लिया था सितंबर 1947। अब तुम 2047 की तैयारी कर रहे हो भाई, 24 चल पड़ा, 47 आने में 20-25 साल तो रह गए। उस हिसाब से देखें तो इतना आसान नहीं होगा पीओके पर कब्जा करना। उसमें फिर लड़ाई झगड़े कलह कलेश, क्योंकि वहां अभी सारी चीजें कौन देख रहा है? पाकिस्तान। वहाँ के जितने स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही हैं, बिजली पानी सारी चीजें पाकिस्तान कर रहा है। तो वहाँ के लोगों का ऑब्वियस सी बात है ब्रेन वॉश्ड होगा, वो किसके फेवर में होगा? तो इतना आसान नहीं है। इसीलिए आपकी 12 एमपी की सीटें खाली रह जाती हैं, 7 लोकसभा वाली और 5 राज्यसभा।
राज्यसभा वाली वहां बनेंगी जहां क्या भी होंगे एमएलए। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये हिस्सा हमें मिला तो 100% यहाँ लोकल गवर्नमेंट बनेगी। तो मैंने शायद बताया हो, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में इस साल में 2024 के सितंबर तक इलेक्शन करवा दो, यहाँ के एमएलए बनवाओ। किसी भी यूटी में एमएलए बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन दो ने अपने एमएलए के लिए संविधान में परिवर्तन करवा रखा है, एक दिल्ली ने और एक पुदुचेरी ने। अब उसी सीरीज में कहां और एमएलए बनेंगे? जम्मू कश्मीर। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में एमएलए हमेशा से बनते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले क्या था, हमारा स्टेट ना, स्पेशल था लेकिन था तो स्टेट। वहां पर सीएम थे, एमएलए थे। अब 2019 के बाद से वहां पे सीएम एमएलए नहीं बनाए, सरकार गिरा दी थी महबूबा मुफ्ती ने। उनको ये कहा गया था कि हम आपकी आगे जाके मदद करेंगे, पर फिर पीछे से सारी चीजें चेंज करके और कहा अब सरकार बनेगी ही नहीं। लेकिन वहां के लोगों को बेटा सीएम और एमएलए की आदत है, तो उन लोगों ने, अब आम लोगों ने ये गुहार लगाई कि जी हमारे यहाँ सीएम बना दो, हमारी अपनी पॉलिसी है, अपने काम है, उसको कौन देखेगा, आपने तो यूटी बना दी। तो इसलिए अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे दिल्ली में सीएम काम कर रहा है, पुदुचेरी में सीएम काम कर रहा है, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी सीएम एमएलए क्यों नहीं काम कर सकते। इनफैक्ट ये ऑर्डर पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब आप देखना, जैसे ही इलेक्शन पूरे होंगे ना, अगले इलेक्शन आपको सितंबर से पहले पहले कहाँ मिल जाएंगे? हाँ, उस टाइम में 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, जिसमें से हरियाणा भी एक स्टेट होगा। इस साल हरियाणा के एमएलए के भी इलेक्शन है, हरियाणा की विधानसभा के। और उसी सीरीज में नई विधानसभा कहाँ गठित होगी? हाँ, जम्मू कश्मीर। पहले भी थी लेकिन 19 में रद्द कर दी, अब 5 साल हो गए, 24 में वापस से नई विधानसभा का दोबारा से गठन होगा। ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा, बुक ले आए तुम लोग? पेज नंबर 76 पे आओ। सबसे पहले 76 पर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार बोर्ड पे कुछ बेसिक बातें समझो, फिर किताब समझ में आएगी। हम सब सारी चीजें जो पढ़ेंगे वो किस किताब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? उस बुक का नाम क्या है? संविधान। संविधान को मैंने आपको कंपेयर किया था मैथ्स की किताब से। जैसे मैथ्स की किताब में यूनिट है, संविधान में क्या है? पार्ट्स। मैथ्स की किताब की एक्सरसाइज, उसकी हैं आर्टिकल्स। मैथ्स की किताब के आंसर्स, उसके हैं शेड्यूल्स। बिल्कुल सब कुछ सेम है। टोटल भाग कितने हैं? 22। ध्यान से बोर्ड पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है भाग 5। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए अब जो पूरा देश में चल रहा है, ये भाग पढ़ना बहुत जरूरी है। इस भाग को हम डिटेल से पढ़ते हैं ताकि अपने कामकाज के सिस्टम को तुम और मैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझ सकें। इस भाग 5 में टोटल 100 आर्टिकल्स हैं, 52 से स्टार्ट करके 151। और इन 100 आर्टिकल्स को आगे डिवाइड किया 5 हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, किसी में थोड़े आर्टिकल, किसी में ज्यादा। भाग का नंबर भी 5 है और आगे जाके जो इसको डिवाइड किया वो भी कितने पार्ट्स में? 5। उसमें से सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आर्टिकल नंबर इनके बीच का, 79 से 122। क्यों? क्योंकि 79, 80, 81 ये पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा हैं। देखो जरा, 79, 80, 81, फिर 82 से लेके 122 तक ना बेटा सारा प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी विधि निर्माण, कानून निर्माण की प्रक्रिया। इसके थ्रू कानून बनते हैं। जो इसमें लिखा है वही कानून के हिसाब से। जैसे इसमें मनी बिल्स हैं, इसमें कॉमन बिल्स हैं, इसमें सारी बातें लिखी है कि किस पर डिस्कशन होगा, कितने महीने होगा। यहाँ सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया पार्लियामेंट को, फिर यहाँ राज्यसभा, यहाँ लोकसभा। तुम और मैं लोकसभा में मेंबर भेजते हैं ना 18 साल की उम्र के बाद। हमने 18 को उल्टा कर दिया, कौन सा आर्टिकल बन गया? 81। लोकसभा में तुम और मैं भेजते हैं, हमारा काम कमजोर माना जाता है रियलिटी में। वैसे ताकत हमारे ही हाथ में, जनता के, लेकिन ये माना जाता है कि ऊपर सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं, ये ज्यादा लोगों को नहीं पता, तुमने और मैंने आज तक राज्यसभा का कोई एमपी नहीं भेजा, लेकिन राज्यसभा को कहा जाता है कि बेशक जनता ना जानती हो फिर भी इसकी पावर ज्यादा है। और ये कौन सा सदन है? उच्च सदन। लोकसभा को तुम और मैं क्लोजली जानते हैं क्योंकि हर 5 साल में हम देखते हैं इलेक्शन की भरमार। अगर तुम थोड़े एक्टिव हो तुम्हें पता होगा, अलग अलग पार्टी ने अपने कैंडिडेट उठा दिए, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी।
क्या करने हैं कैंडिडेट जानते हो? सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं और रात के 11-12 बजे तक भी घर वापसी नहीं होती। पूरे दिन इनकी जनता से जुड़ने की एक लंबी कोशिश है। अभी इलेक्शन में 20-25 दिन हैं, मई में सोनीपत की बात कर रही हूँ। 8 से सुबह शुरू हो जाते हैं। किसी गांव के मंदिर में 50 लोग इकट्ठे हैं, वहां जाएंगे भाषण देंगे। किसी गांव की पंचायत ने 100 इकट्ठे कर दिए, वहां जाएंगे, वहां भाषण देंगे। इनका ना ये जनता से जुड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है। पूरे दिन बोलना है, इनके गले पड़ जाते हैं पूरा दिन बोल बोल के। लेकिन इस 1 महीने की मेहनत का परिणाम जब आएगा और इनके पक्ष में आ गया, तो अगले 5 साल लोग इनके घर जाएंगे, लोग इनके दफ्तर जाएंगे। ये नहीं जाएंगे अपने आप। आज ये जाते हैं नमस्ते करने, हाथ जोड़ के। तुम देखते नहीं आजकल, अगर तुमने देखा फेसबुक वगैरह पे स्पॉन्सर्ड एड चलते हैं इस टाइम। स्पॉन्सर्ड किस एरिया में? जो आदमी जहां की सीट से उठाए ना, वो उसके आसपास के एरिया को स्पॉन्सर्ड एड में कवर करता है कि भैया 10,000 रुपए लगा दो। इतने लोगों को, जो इस बेल्ट के लोग हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उन्हें दिखना चाहिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हर आदमी यही कर रहा है। इस टाइम पे एमपीज का सबसे बड़ा काम यही है कि पूरा महीना 1.5 महीना भाषण देते रहो, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाओ, ताकि वो तुम्हें वोट दे पाए। अभी फिलहाल ये जनता के साथ जा रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन पूरा हो गया उस दिन फिर जनता देखेगी कि ये साहब जीत गए। फिर जनता इकट्ठी होकर एप्लीकेशन लिख के ले जाएगी, सर हमारी गली खुदवा दो, सर हमारे यहाँ पार्क बनवा दो, सर हमारे यहाँ ये वाला काम करवा दो। फिर 5 साल इनको हाथ नहीं जोड़ने। अभी ये पूरे एरिया में हाथ जोड़ते घूम रहे हैं। यही बेटा लोकतंत्र है। ये तुम्हारी पावर है जो इनको गलियों में ले आती है, जो इनको गाँवों में ले आती है, जो इनको चौपालों पे ले जाती है। अगर हमारे हाथ में पावर ना हो, राज्यसभा का कौन आता है कि जी मुझे जिता देना, क्योंकि राज्यसभा में तुम्हारा मेरा योगदान ही नहीं है। ये उच्च सदन लोकसभा नहीं है, ये निम्न सदन है। उच्च सदन कौन है? तुम्हारे घर कोई नहीं आता कि मुझे राज्यसभा में भिजवा दो, तुम भिजवा ही नहीं सकते ना। मैं राज्यसभा की एंट्री कराते हैं एमएलए। उनको 2 पावर है राज्यसभा वालों को। पहली, देश के नए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये दोनों अंग्रेजों की देन है। तुमने मॉडर्न हिस्ट्री में याद है एक पॉइंट पढ़ा था, 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं की बात पढ़ी थी हमने। चार्टर नहीं आया था, फिर उस चार्टर के बेसिस पे टैगोर के बड़े भाई बने थे, याद है ना वो? तो सोचो वही वो सर्विसेज तब इंडियन सिविल सर्विसेज थी। आज इसी को हम कहते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये पुलिस सर्विसेज, ये किसकी देन है? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की। जब हम आज़ाद हुए तो हमने कहा फॉरेस्ट के ऊपर भी काम करना चाहिए, तो हमने नई सर्विस बनाई आईएफएस 1966 में। ये फॉरेस्ट सर्विसेज पहले थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी। आज हमारे देश में ये 3 सर्विसेज हैं। इनके नाम के आगे पता है क्या लिखते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज। इन्हीं को हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। इनसे ऊपर की कोई नौकरी नहीं है फिलहाल भारत में। कोई भी सरकारी नौकरी जो सबसे बड़ी है वो ये 3 सेक्टर हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इन तीनों को इकट्ठे कहते हैं AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज। इन 3 के अधिकारियों को हटाने की पावर सिर्फ POI के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। PM से खटपट होने पर भी हटाने की पावर PM की नहीं है। तो सोचो कितने ताकतवर हैं ये कि इनको हटाने के लिए भी किसको आना पड़ेगा? हाँ, लेकिन ये सिर्फ सुन के अच्छा लगता है बेटा। रियलिटी ये है कि इन सबको सीधे खड़े रहना पड़ता है MPs के सामने। जो मंत्री होते हैं ना, उनके सामने कुछ कर नहीं पाते। ये पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, एक्चुअल में सारा सिस्टम यही संभाल रहे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा पावरफुल हैं जिनको आपने चुन के भेजा, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोगों के थ्रू आए हैं और लोगों के लिए ये देश है। तो एक MP MLA ना, कई बार तुम देखना इनके साथ बदतमीजी भी कर जाते हैं, जबकि ये पढ़े लिखे लोग हैं। हो सकता है अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, कारण वो सोचता है मेरे पीछे किसकी ताकत है? लोगों की। लोगों ने मुझे भेजा तो मेरी पावर ज्यादा है। ये है भी, जो मंत्री के पद पर बैठा है उसका एक फोन कॉल लगना है बस और इनका जीना हराम हो जाता है। ये कहने को बहुत रेप्यूटेड पोस्ट हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में एक बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप मंत्री की रियल में वैल्यू ज्यादा है। अगर वो पावर में है ना, तो वो किसी को कुछ नहीं समझता। ये उच्च सदन की पावर है राज्यसभा की कि वो नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनवा दे। मान लो कल को तुम इसमें पढ़ो कुछ IRS भी आ गया, कोई भी एक आ गया, रेवेन्यू वाला, रेलवे
वाला अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐड हो जाए। ये तुम और मैं नहीं कर सकते, ना इसको मोदी जी कर सकते, ना इसको राहुल गांधी। इसको कौन करेगा? राज्यसभा। इसीलिए कहते हैं राज्यसभा ऊंचा सदन है। निम्न वो है जो तुम्हारे घर आके हाथ जोड़ते हैं, कौन से? लोकसभा वाले। ये उच्च है, ये कौन से लेवल की सर्विसेज को बढ़वा सकता है? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में कितनी सर्विसेज हैं? अगर नई बनानी हो तो पावर किसके हाथ में है? राज्यसभा। इसके अलावा राज्यसभा के लोग तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, तुम्हारी गली में भी नहीं आएंगे। हो सकता है तुम बाय नेम भी ना जानते हो कि हरियाणा से कौन है, यूपी से कौन है। फिर ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, संविधान ने, जैसे हम घर के सामान लाने के लिए लिस्ट बनाते हैं, ऐसे संविधान ने 3 लिस्ट बना दी। हम घर के सामान की लिस्ट बनाते हैं ना भाई, किचन का सामान, बाथरूम का सामान, यहाँ लिस्ट बना रखी है। इस लिस्ट में जो बातें लिखी हैं, एक एक टॉपिक लिख दिया। जैसे एक टॉपिक लिख दिया सेना, एक टॉपिक लिख दिया बैंकिंग, एक रेलवेज, एक हाईवेज, इस तरह के। फिर ये टॉपिक लिस्ट में लिखे और कहा कि इस लिस्ट पर, जिसका नाम है लिस्ट नंबर 1, इस पे सिर्फ केंद्र, यूनियन काम करेगा। कोई भी स्टेट बीच में मत आना कि मुझे भी इस पे काम करना है। चुपचाप शांति से इस पे सिर्फ अकेले किसको काम करने देना? केंद्र को। लिस्ट नंबर 2 पर काम करेगा स्टेट। इसमें जैसे इलेक्शन आएंगे, लेकिन कौन से इलेक्शन? ये वाले नहीं, पंचायत के, देश के इलेक्शन होते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा इसमें पुलिस की भर्ती आएगी, इसमें टीचर्स की भर्ती आएगी, हेल्थ के टॉपिक आएंगे, जिसपे कि हर स्टेट अपनी मर्जी से काम करे। हो सकता है कोई स्टेट कहे कि हम पुलिस का पेपर लेंगे ही नहीं, हम तो हाइट हेल्थ से माप करके ले लेंगे। कोई पुलिस हो सकती है कहे कि पहले मेडिकल कराओ, फिजिकल कराओ, जो फिट होंगे बस पेपर उन्हीं का लेंगे। कोई हो सकता है कहे कि पहले पेपर कराओ, फिर फिजिकल मेडिकल बाद में लेंगे। कोई भी देश में से ये नहीं कहेगा तुम क्या कर रहे हो। मन करे टीचर्स का पेपर 1 लो, 2 लो, पुलिस की भर्ती आगे करो, पीछे करो, पहले करो, बाद में करो, मेडिकल करे, कुछ भी करे। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं बेटा लिस्ट नंबर 3। इसी को कहा जाता है, हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट। इसी को हिंदी में कहते हैं समवर्ती। इस पे दोनों काम कर लेना, पर लड़ना मत। अगर लड़ाई हो जाए तो फिर इसकी चला लेना। अब जैसे आज बोर्ड का रिजल्ट आ गया HBSC का, HBSC या आएगा पता नहीं, आज कह रहे थे शायद आ गया, आएगा, चलो जो भी है। यूपी का तो रिजल्ट आ गया ना। एक लड़की देखो बड़ी वायरल हुई, वो ये लोकल बोर्ड है बेटा, अपने एरिया के। इसे आप कहते हैं कौन से बोर्ड है? ये स्टेट, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा। अब इसमें नंबर कम मिलते हैं या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। इसकी परसेंटेज बड़ी हाई जाती है ज़्यादातर बोर्ड्स की। अगर हम इसका कंपैरिजन करें CBSE, तो इसमें परसेंटेज कंपैरेटिवली कम रहती है। अगर किसी टॉपिक पे दोनों लड़ पड़े तो किसकी बात मानी जाएगी? CBSE की। CBSE किसको फॉलो करता है? NCERT। और ये किसको फॉलो करते हैं? SCERT। अगर एक बात को 2 तरीके से अलग अलग लिख दें, एक फैक्ट को वो और ये सेम फैक्ट हो, लेकिन दोनों के आंसर से अलग अलग हो, तो किसकी चलेगी? फिर NCERT। फिर कहा जाएगा कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। आप अपनी किताब को ठीक करो, क्योंकि नेशनल लेवल की किताब में जो लिखा है उसको गलत नहीं मानना। उस कंडीशन में किसकी ज्यादा चलती है? केंद्र की। अपनी लिस्ट है इसकी, ये इसमें भी लड़के अपने कानून बना लेगा, फिर स्टेट को मानने पड़ेंगे। जनरली ऐसा नहीं करते, पर अगर लड़ पड़े तो किसकी चलेगी? इसको सिर्फ अपनी लिस्ट पर अधिकार है, इस पे भी अधिकार है, पर जब तक लड़ाई ना हो। जिस दिन लड़ाई हो गई तो इस लिस्ट पे किसका अधिकार है? जनरली ये लड़ते नहीं हैं, क्योंकि दोनों समझदार हैं, अपने अपने काम करते हैं। तो ये जो पिछला था ना राज्यसभा, इसको पावर दे रखी है कि ये अपनी सेकंड लिस्ट को उठाकर फर्स्ट वाले को पकड़ा दे। यानी स्टेट अपने काम की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाल दे? सेंटर। इनको बेटा परिवार के माँ बाप और बच्चे से कंपेयर कर लो। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी बच्चे को नहीं दे सकते, लेकिन बच्चा अपने काम अपने माँ बाप से करवा सकता है। पानी की बोतल भर दो, मेरा बैग पैक कर दो, मेरे शूज ले आओ, ये तो कर देगा ना माँ बाप। लेकिन क्या माँ बाप कह सकते हैं कि आज मेरी जगह तू ही ड्यूटी चला जा? 5 साल के बच्चे को उठ के आज मेरी जगह 7 साल के बेटे तू ही किचन के काम कर दे, नहीं कहेंगे ना बेटा। ऐसे ही काम है। केंद्र अपने काम कभी किसको नहीं देता, लेकिन स्टेट को जब लगे यार ये काम मेरे बस की नहीं है, तो वो ये काम राज्यसभा से कह के और कहेगी ये काम मेरा किससे करवा दो? सेंटर से। तो स्टेट अपने काम किसको दे सकता है, लेकिन सेंटर अपना काम किसको नहीं दे सकता?
सेंटर ने कहा नोट बंद करो 2000 के, सारे स्टेट्स ने कहा ठीक है, किसी ने मना नहीं किया। क्या कोई स्टेट ये कह सकते थे कि मेरे यहाँ के नोट बंद कर दो बस? नहीं ना। इसका मतलब कुछ टॉपिक हैं जो देश के हाथ में हैं, उस पर सेंटर कानून नहीं बनाएगी। स्टेट अपनी चीजों पे भी हट जाएगी, मुझे कानून नहीं बनाने, लेकिन ये बात उसको किसको बतानी पड़ेगी? राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा को कहते हैं ये ऊंचा सदन है। किस लिए? 2 कारण। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज कैसी बनानी हो, और दूसरा कौन सी लिस्ट का टॉपिक किसको देना हो, स्टेट लिस्ट को किसको सौंपना हो। हाँ, इसीलिए कहते हैं ये उच्च सदन। इसके आदमी कभी किसी के सामने नहीं आएंगे, ना वो ये गुहार लगाएं हाथ जोड़ के जी हमारी पार्टी को विजयी बनाएं या ये वाला बटन दबाएं, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बैकडोर एंट्री है। आपके देश में राज्यसभा के मैक्सिमम लोग वो होंगे जो राजनीति में कोई एक्टिव आदमी के ज्यादातर लोग रिलेटिव होंगे। आप देखना बड़े बड़े जितने लोग देश में सीएम बने बैठे हैं, कोई देश में बहुत बड़े लेवल पर राज्यपाल है, या कोई COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, या PM का, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं सारी, इनके बहुत सारे जानकार, रिलेटिव, दोस्त, इन लोगों की बैकडोर एंट्री करवा देते हैं ये लोग। ये तो हमारे सामने के हैं सारे। इसको आप बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, इसको भी आप बना सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, लेकिन आप MP MLA तो बना ही देते हैं। अब ये अपने चहीते लोगों को बैकडोर में राज्यसभा में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा वाले को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, बहुत अच्छा बोलना आना जरूरी नहीं है बेटा। जो आदमी यहाँ होते हैं ना, इनकी ज़बान पे बड़ा अच्छा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इनको पब्लिक डीलिंग करनी है, इनको कहीं जाके भाषण देना है, कभी कहीं जाके किसी को समझाना है। ये बड़ी पोस्ट हैं, लेकिन ये आदमी ना तो पब्लिक से मिलते, ना ये हाथ जोड़ के कहते कि हमें वोट दो। ये सिर्फ आपके MP हैं, बड़ा घर मिलता है, गाड़ी, नौकर चाकर, शान शौकत, सब चीज़ें हैं इनके पास। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये लिखा हुआ है कि इनकी हमारे प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं है। तुम किसी भी MP को नहीं पकड़ सकते कि आप राज्यसभा में हैं, हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही। वो कहेगा तुमने मुझे थोड़ी ना भेजा था, बिजली के लिए जिसको भेजा था उसके घर चले जाओ। ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो ये कितने आराम से जीवन काटते हैं। पता है क्या करते हैं बड़े बड़े लोग? अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने दामाद को, अपने रिश्तेदार वालों को सीधे नहीं लाते लोगों के सामने, सीधे तो फंस जाएंगे। पहले इनकी बैकडोर एंट्री करवाते हैं, कहाँ का मेंबर बनवा देते हैं। एक बार जो यहाँ आ गया वो 6 साल तक रहेगा। अब 6 साल मान लो उसने कुछ नहीं किया, वो बैठ के सबको ऑब्जर्व करता है। अच्छा, ऐसे खड़े होके बोलना होता है, ऐसे बात काटनी होती है, इस टाइम पे ऐसे करना होता है। अब जब उसको पता है कि मेरा फ्यूचर इसमें है, मुझे इसी से कमाना खाना है, तो आदमी 6 साल तक चीजें सीख लेगा ना देख के। टाइम टू टाइम कभी ना कभी कुछ बोलने की कोशिश भी करेगा। एक बार अगर मान लो कमजोर है, नहीं समझ में आता, तो एक और टेन्योर के लिए बढ़ जाएगा। MP तो 5-7 बार भी बन सकते हैं एक ही एरिया से। दोबारा आ गया, 12 साल तक तो वो कितना ही बेवकूफ हो, थोड़ा बहुत बोलना सीख जाएगा। अब 12 साल में जब उसको थोड़ी अकल आ गई, तो अगली बार उसको MP का इलेक्शन लड़वा देंगे। कौन से लेवल का? लोकसभा का। और फिर वो बोलना सीख गया। इंदिरा गांधी के साथ ऐसा ही हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इकलौती बेटी थी। इनका बेटा पैदा हुआ था पर 2 साल का मर गया था। तो जब ये यंग थी ना बेटा, तब इसके पिताजी ने इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए खूब पापड़ बेले कि बढ़िया पढ़ लिख जाए, बोलना सीख जाए। जहां जाते ना विदेश यात्राओं पे, हमेशा इंदिरा साथ साथ जाती कि भैया कम से कम बैठेगी, देखेगी कैसे बोलना है कैसे नहीं। सोचो, इंदिरा गांधी की जो बुआ थी वो इंटरनेशनल लेवल पर UNO में फर्स्ट लेडी महासचिव थी, पहली औरत जो महासचिव बनी। UNO से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना इस धरती पर। UNO की बैठक में उसकी बुआ, रियल बुआ को स्टेज दिया गया कि आप इसकी हेड हैं, आप इसकी अध्यक्ष हैं और आप संबोधित करेंगी। तो वो लड़की जिसने अपने पिताजी को इतने लोगों को संबोधित करते देखा, जगह जगह मीटिंग्स में जाते देखा, जिसकी बुआ UNO की बैठक में सबसे बड़ी बनाई गई सितंबर 1952 में, तो उसने कितना कुछ देखा और सीखा होगा ना। घर परिवार का फर्क तो पड़ता ही है। इनकी एंट्री डायरेक्ट नहीं कराई इनके पिताजी ने, उन्होंने कहा पहले काम को सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने इनकी एंट्री कराई राज्यसभा से। यानी इंदिरा गांधी पहले किसकी मेंबर थी?
वहां जाके बैठना उठना सीखना थोड़ा थोड़ा आने लग गया। इनको भी नहीं पता था कि अचानक से मौका मिल जाएगा। इनके पिताजी बीमार रहने लगे, वो तो खैर जाने ही थे। 1964 में वो चले गए। उनके जाते ही सबने कहा भाई शास्त्री जी बनेंगे। शास्त्री जी काबिल भी थे, बना दिए। 66 की जनवरी में खबर आई कि शास्त्री जी की डेथ हो गई। अब एक क्वेश्चन मार्क था कि अब दो लोगों को लगा कि हम बन सकते हैं, मोरारजी देसाई और राम मनोहर लोहिया। दोनों उम्रदराज थे, पढ़े लिखे काबिल थे, लेकिन उस टाइम सबको अचंभा हुआ कि तुरंत से लोकसभा से कोई एमपी नहीं बना, जबकि बनना लोकसभा से चाहिए था। शास्त्री जी लोकसभा के थे, नेहरू लोकसभा का मतलब जीत के आने वाले। अचानक से इस बैठक में यहाँ पे उठ के राज्यसभा से आ गई कौन? कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये कैसे पीएम बन गई, ये तो लोकसभा की है ही नहीं। लेकिन फिर किताब उठा के पढ़ी संविधान, कहीं लिखा ही नहीं था कि लोकसभा से ही बनेगा। ये लिखा था भारत का नागरिक हो और कितने साल की उम्र पूरी कर गया हो, 25 साल की, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो। तो ये तो इंदिरा गांधी चारों में खरी उतरी। ये तो नहीं लिखा ना कि लोकसभा का हो। इंदिरा गांधी ने आके पिताजी की पूरी लेगेसी को ऐसे कैसा संभाल लिया। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसके बाद वो हटी नहीं इस कुर्सी से। अगले साल इलेक्शन हो गए 1967। एक साल में अपनी पैठ बना ली पूरे एरिया में। तो सबने कहा कि ठीक है भाई, कॉन्फिडेंट है, इसके तो घर परिवार में खानदान में सब इस तरह के लोग हुए। कहीं ना कहीं फायदा मिलता है ना बेटा, आपका बैक स्ट्रांग हो। अब तुम देखो इसके पिताजी कितने स्ट्रांग, 17 साल तक पीएम रहे। इसके जो दादा थे मोतीलाल नेहरू, उनका कद बहुत बड़ा था राजनीति में। भाई वो अलग बात है कि पीएम नहीं बन पाए, वो उनके एज ज्यादा थी, एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उससे पहले के इतिहास में तो इंपॉर्टेंट आदमी थे। इसकी बुआ कितनी बड़ी हैं, तो जिसके पापा, जिसके दादा, जिसकी बुआ राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हों, उसको थोड़े बहुत ट्रिक्स तो आ ही जाते होंगे ना काम करने के। 67 के इलेक्शन में ये जीत गई। अब ये बनी पीएम, लेकिन अब ये धड़ल्ले से बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस कि अब मैं राज्यसभा से नहीं हूं, अब मैं कहां से हूं, लोकसभा। अब लोगों को इज्जत भी करनी पड़ी कि भैया पिछली बार तो अचानक से बनानी पड़ी थी, इस बार ये जीत के आई। 1967 के बाद इसने जल्दी ही अगले इलेक्शन करा दिए 71 में। इस इलेक्शन में भी ये लोकसभा की सीट से जीत कर आई। वो अलग बात है कि बाद में उस पर चीटिंग वीटिंग के केसेस लग गए, लेकिन ये 2 इलेक्शन जीती थी। कौन कौन से? 67 और 71। और फिर आगे जाके ये इलेक्शन फिर जीतेगी 1980 का। तो ये इलेक्शन लड़के जीती। लेकिन जब ये पीएम बनी तो क्या इलेक्शन लड़के बनी थी? नहीं, उस टाइम कहां से एंट्री थी? राज्यसभा। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि राज्यसभा बैकडोर एंट्री है, पैर जमाने के लिए। एकदम से जाएंगे तो पब्लिक हाहाकार मचा देगी, बोल नहीं पाएंगे। 6 साल का एक्सपीरियंस लो, 12 साल का, फिर जाओ फील्ड में, तब तक तुम्हें अकल आ गई, तुम्हें कैसे दिखावटी बात करनी है, क्या झूठ बोलना है, सारी ट्रिक्स आ गई। अब आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए बहुत सारे मंत्री ना, सीएम है, एमएलए है, गवर्नर है, बहुत सारे लोग अपने बेटे को, पोते को, अपनी बहुओं को ऐसे राज्यसभा के मेंबर बनवा देते हैं, ताकि पीछे से सारी चीजें बिना पब्लिक के सामने जाए ही आ जाएं। और जब वो 6-8 साल काम कर लेते हैं, फिर उनको पब्लिक के बीच में उतारते हैं। तब तक वो नमस्ते करना, हाथ जोड़ना, कहाँ क्या बोलना है, ये सीख जाते हैं। और फिर तुम देख लो कितने तेज तर्रार होके ये आराम से जीत जाते हैं। ऐसा एक और एग्जाम्पल है कांग्रेस का ही, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये पंजाब के थे बेटा, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा काबिल। उस जमाने में यूनिवर्सिटी में रीडर रहे थे। जैसे लेक्चरर छोटा होता है, प्रोफेसर बड़ा, रीडर और बड़ा। बड़ी पोस्ट पर थे। आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये गवर्नर रहे थे। ये जो अपनी ये पीएम की काउंसिल होती है ना, जो उनको सलाह देती है, उसमें सबसे बड़े आदमी थे ये वित्त मंत्री रहे। ये ध्यान से देखो, सारे पैसों के काम से इनका संबंध रहा। इकोनॉमिक्स में इनकी अच्छी कमांड थी। ये उस टाइम तक पीएम नहीं बनना चाह रहे थे। 2004 की जब सरकार बननी थी तो गठबंधन की सरकार बनी। ये सरकार बनी यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अलायंस का मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ गठबंधन में थे। इसमें जीतने वाली पार्टी थी कांग्रेस
प्लस अदर्स। तो उस टाइम पर एक मुद्दा बड़ा बना दिया बीजेपी ने कि कांग्रेस की तरफ से कौन, सोनिया गांधी थी उस टाइम, बिल्कुल ये था कि सोनिया बनेंगी। तब बीजेपी ने एक चाल चली और बीजेपी ने कहा ये तो बाय बर्थ तो इंडियन है ही नहीं, ये तो इटली की हैं, ये हमारे देश का कैसे भला करेंगी। इस बात को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, गलत तरीके से पेश किया गया कि इनको खुद लगा कि मुझे नहीं बनना चाहिए, अब अगर मैं ना बनूं तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा। तब इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो असम, सोचो कहाँ असम पड़ता है, असम की एक सीट से राज्यसभा के मेंबर थे, कायदे से तो लोकसभा के मेंबर ही नहीं थे और राज्यसभा के भी आसपास के एरिया के नहीं थे। कहाँ के थे? असम। जब कोई आदमी पंजाब का हो और उसको असम की सीट से भेजा जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की एंट्री थी ये? बस उनको भेजना भर था बेटा, कोई ना कोई पहुंचाना था। मनमोहन सिंह को राज्यसभा से बुलावा दिया गया कि आप लोकसभा में आ जाओ, शपथ होगी आपकी। मनमोहन सिंह जी आए और तब तक किसी को नहीं पता था ये देश के क्या बन गए, पीएम। इन्होंने 2 कार्यकाल निकाले, 2004 से 9 वाला और 9 से फिर 2014 वाला। मोदी जी से पहले यही तो थे 10 साल तक। तो उस टाइम पे देखो कांग्रेस, इसका मतलब हमने देखा इस चीज को बढ़ावा दे रही थी। इसीलिए कहा गया था कि एक नीति बना दो कि सिर्फ लोकसभा वाले ही देश के पीएम बने। आज तक ये नीति नहीं बनी, ये नीति अभी तक है नहीं। अभी भी आपके देश में कोई भी एमपी, चाहे वो लोकसभा का हो प्लस राज्यसभा, इनफैक्ट एमएलए भी पीएम बन सकता है आपके यहाँ, पर कंडीशन है कि अगर कोई बाहर का आदमी, लोकसभा राज्यसभा से बाहर का आदमी अगर किसी मंत्री के पद पर बैठता है तो उसको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा से एंट्री करनी पड़ेगी। क्या लोकसभा की एंट्री राह चलते कोई भी कर देगा क्या? नहीं। इसके इलेक्शन कितने साल में होंगे? 5 साल। लेकिन आप जानते हैं राज्यसभा के तो इलेक्शन अननोइंगली बीच में होते रहते हैं, आपको और मुझे पता भी नहीं चलता। कितने लोग जाते रहते हैं? 1/3। कितने साल बाद? 2 साल बाद। 1/3 कब निकलते हैं ये किसी को पता नहीं चलता, ये बिल्कुल गुपचुप तरीके से होता है, तभी तो बैकडोर होती है बेटा, तुम्हें मुझे पता ही नहीं चलता। एक एग्जाम्पल, अभी फिलहाल में यूपी के कितने हैं यहाँ पर एमपी? 31। राज्यसभा में कितने हैं यूपी के? 31 ना। एक साथ नहीं हटेंगे बेटा ये। मान लो 2000, इमेजिन कर लो 24 में हटने हैं, 1/3 करना है इसका 1/3 कितना होगा? 10 ना। पॉइंट तो क्या करेंगे कि भाई ऐसे कैसे, तो 10 हटा देंगे। फिर क्या करेंगे 2026 में? फिर 11 हटा देंगे, 10 हटा देंगे। 2028 में फिर कितने हटा देंगे? 10। देखो हट गए ना ये। अब जो 2030 आएगा, जो 24 में नए भी तो आएंगे, अगर पुराने हटे तो साथ साथ नए नहीं आएंगे। उनको ध्यान से देखो, 30 आते आते कितने साल हो गए? 6 साल। इनका हटने का नंबर आ गया। फिर 26 वालों को 2032 में कितने साल हो गए? 6 साल। हटने का नंबर आ गया। यहाँ एंट्री कब होगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनके एंट्री के कोई डंके नहीं बजते, ना कोई चुनाव प्रचार के होर्डिंग लगते, ना ये टीवी पे ऐड करते, ना अखबार में। ये तो अंदर ही अंदर हटेंगे और नए आ जाएंगे। इन सबको बनाने वाले लोग होंगे 403 लोग। अभी अगर बात करूं यूपी में सबसे बड़ी पार्टी क्या है? बीजेपी। लेकिन बाकी पार्टी भी तो है ना, 403 बीजेपी के थोड़ी ना है। तो जो बाकी अदर्स है ना बेटा, उनको जितना उनका प्रतिनिधित्व है उतनी सीटें पकड़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 नए जाने हैं इस साल, तो इन 10 में सबसे ज्यादा भेजेंगे बीजेपी वाले। फिर जैसे बीएसपी है, कांग्रेस है, जो पार्टी, मान लो 4 बीजेपी वालों ने भेज दिए, 2 एक ने, 2 एक ने, इस तरह करके 10 हैं। एक अकेली पार्टी सबको नहीं भेज सकती, लेकिन अगर पार्टी बहुमत में हो, जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पिछले बार से पिछली बार जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी का बोलबाला था, तो बीजेपी के कारण ज्यादातर जो एमपी गए वो किस पार्टी के थे? बीजेपी के। लेकिन पिछली सरकार में बीजेपी का बोलबाला नहीं था। 90 में से इनको मिली 40, 90 नहीं, हाँ 90 थी ना, 40 मिली, एक को मिली 32, बाकी एक को 10 और प्लस अदर्स को। तो ये देखो इन पार्टीज के एमपी बराबर जाएंगे, ज्यादा अंतर नहीं होगा। 5 भेजने हैं ना, तो उनमें से हो सकता है 2 ये भेज दे, 1 ये भेज दे, 1 ये भेज दे, बाकी अदर्स भेज दे। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि 5 बीजेपी का है मैं ही भेजूंगी। भाई तुम्हारी सीट की टक्कर में दूसरी पार्टी भी तो है, तो प्रतिनिधित्व इनका भी जाएगा। इसीलिए राज्यसभा किसी एक पार्टी से नहीं भरी हुई, उसमें किस किस के मेंबर मिलेंगे?
कांग्रेस के भी, बीएसपी के भी, आम आदमी के भी हो सकते हैं, अदर्स के भी और बीजेपी के भी, क्योंकि सबको मौका मिलता है अपनी तरफ से आदमी भेजने का। लेकिन इसको ऐसे देखो जरा, दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 67, इससे पिछले वाले में 67 सीटों पर सारे एमएलए थे। किस पार्टी के? आम आदमी के। अब सोचो, आम आदमी पार्टी 70 में से 67 पर थी और इनको राज्यसभा में कितने लोग भेजने थे? 3 भेजने हैं ना दिल्ली को, 7 3 70। तो ये 3 मैक्सिमम लोग इसके जाएंगे। 3 जो अलग थे ना, 70 में से कोई अदर रहे होंगे जो, उन लोगों का देखो परसेंटेज बहुत कम है, तो ज्यादातर लोग फिर आम आदमी पार्टी के जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी में वही बैठे हैं। यानी अगर किसी राज्य में दबदबा एक पार्टी का ज्यादा है तो उसके राज्यसभा के मेंबर भी ज्यादा मिलेंगे। अगर दबदबा बीच का है, जैसे हरियाणा एग्जाम्पल दिया, एक 40 एक 32, तो बीच का काम होगा कि 2 तेरे 2 मेरे, या 3 तेरे 2 मेरे, इस तरह से भेजेंगे। इसीलिए ना जब राज्यों में इलेक्शन होते हैं तो नेशनल लेवल की पार्टी वहां भी जान फूकती है, क्योंकि उसको पता है अगर राज्य में मेरे मेंबर ज्यादा हुए तो राज्यसभा में मेरी चलेगी। तो इसलिए राज्य के इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हैं और देश के इलेक्शन भी। क्या ये बातें समझ में आ गई? ऐसे काम होता है बेटा। आपके देश में कोशिश क्या रहती है, पीएम कहां से बने? लोकसभा या राज्यसभा? लेकिन क्या राज्यसभा से बनाए हैं आपने? आपने कई बार बनाए हैं। 2 बड़े एग्जाम्पल क्या याद करना, एक इंदिरा गांधी का और एक मनमोहन सिंह जी इलेक्शन नहीं लड़े थे जब राष्ट्र पीएम थे, लेकिन इंदिरा ने अगले ही साल इलेक्शन लड़ लिया था। 2 कौन से इलेक्शन इंदिरा लड़ी थी? 1967 वाला भी और 71, फिर आगे जाके 80 का भी। तो 66 में बनी थी ये, लेकिन 67 में बनी थी पिताजी के कारण। 67 में ये जीत के आई थी, इलेक्टेड थी, और 71 में भी इलेक्टेड थी। जब वो कौन सा नारा फेमस हुआ था? गरीबी हटाओ, तब ये इलेक्ट होके आई थी। तो तभी तो दमखम के साथ बैठी थी। क्लियर ना इतना? ठीक है बेटा, चलो संसद का एक ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ, बाकी कल पढ़ेंगे। पेज 76 पर है, देखो, संसद पार्लियामेंट। पहला पॉइंट पढ़ना, संविधान के 5वें भाग के अध्याय 2। 5वां भाग कहां से कहां है? 52 से 151, 100 आर्टिकल्स हैं, यहाँ लिख लो 52 से 151। इसके फिर कितने हिस्से हैं इस 5वें के? 5। उसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल